हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे 7 जनवरी 2025 का डेली करंट अफेयर्स। और डेली करंट अफेयर्स में वी आर गोइंग टू कवर दीज 4 टॉपिक्स। क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं? जीएस1 जो कि आप हिस्ट्री बोलो, उसमें आर्ट एंड कल्चर भी आएगा। इंडस वैली का नाम आपने जरूर सुना होगा और इंडस वैली के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इंडस वैली का जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाया, और जो आपके तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत हेवी अवार्ड दिया है कि अनाउंसमेंट किया है, अगर कोई भी उसको डिसाइफर करता है तो डिसाइफर करने वाले को, मतलब जो भी स्क्रिप्ट है उसको समझता है, समझाता है, एक्सप्लेन करता है, तो उसको हेवी अवार्ड मिलेगा, प्राइज मिलेगा। तो ये टॉपिक नंबर 1 है। सेकंड, इनहैंसिंग गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के ऊपर टॉपिक है। थर्ड, द एंड ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी, क्लाइमेट चेंजेस में किस तरह से वर्ल्ड में डिसीजन मेकिंग चेंज हो रहा है। तो ये ऑब्वियसली जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट, जीएस पेपर 2 आईआर दोनों जगह आएगा। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल वालों के लिए दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनके लिए भी ये टॉपिक रहता है, उनके पेपर 2 में आता है। तो लास्ट, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ये वायरस जो वापस से चाइना में चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेंगे बेसिक्स, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वी आर गोइंग टू कवर दीज 4 टॉपिक्स टुडे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मिस्ट्री ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट। अगर आपने थोड़ा भी इंडस वैली और कुछ पढ़ा होगा तो ऐसे स्क्रिप्ट्स देखे होंगे, है ना। तो एनिमल्स तो देख के समझ में आ जाते हैं, बट एनिमल्स के अलावा क्या लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आता, वो एक मिस्ट्री बना हुआ है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कोशिश किया कि इसको हम डिसाइफर करेंगे, बट कर नहीं पाए। श्री एमके स्टालिन साहब ने $1 मिलियन डॉलर में $1 मिलियन का प्राइज अनाउंस किया है। जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर कर पाता है, मतलब समझ पाता है, एक्सप्लेन कर पाता है। सर जॉन मार्शल ने सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था। इंडस वैली नाम का कोई सिविलाइजेशन है, उन्होंने डिस्कवर किया था, विच थ्राइव्ड बिटवीन 3300 एंड 1300 BC। जो इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, पाकिस्तान में 3300 BC के 3300 ईयर्स पहले और 1300 ईयर्स तक, उस BC के पहले ही इंडिया में फ्लरिश कर रहा था। ये टाइम है इंडस वैली का। मोर देन 100 डॉक्यूमेंटेड अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड, डॉक्यूमेंटेड अटेम्प्ट्स जो कि दर्ज है कि हाँ ये लोगों ने अटेम्प्ट किया है कि वो लोग इंडस वैली का जो भी स्क्रिप्ट है उसको डिसाइफर कर पाए। तमिलनाडु डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, और वहां पे जो मार्क्स मिले हैं वो भी काफी हद तक इंडस वैली से सिमिलर है। इनफैक्ट 90% सिमिलरिटी जो साउथ इंडिया के ग्राफिटी मार्क्स हैं और इंडस वैली है, उन दोनों के बीच भी मिलता है। ग्राफिटी मतलब कुछ भी स्टोन है, उस पर कार्विंग्स है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, पेंटिंग्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वहां भी 90% और इंडस वैली में सिमिलरिटीज मिलता है। रिसर्चर्स एग्जामिन करते हैं 15,000 पॉट शेयर्ड फ्रॉम 140 archaeological sites in Tamil Nadu and compared them with 4,000 Indus artifacts including seals। तो ये इंक्लूड करके ओवर 90% इन लोगों ने रिजेम्बलेंस बताया। बोला कि इसमें से 42 बेस साइंस है, 544 वेरिएंट है, 1500 कंपोजिट फॉर्म्स है, जो भी इंडस वैली में साइंस यूज हुआ है। तो क्या ये सब रटने की जरूरत है? बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, ये सब नहीं आएगा। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में आप जानते हो, काफी हद तक आपने पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री में राज सर ने आपको बहुत पढ़ाया हुआ है। इंडस सिविलाइजेशन पीक्ड बिटवीन 2600 एंड 1900 BC। तो इंडस सिविलाइजेशन के बारे में हम बहुत ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं। वहां पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, टैक्सेशन सिस्टम था, ट्रेड का सिस्टम था, सारे सिस्टम वहां पे हुआ करते थे। हम बात कर रहे हैं इंडस का जो सिंबल है, जो स्क्रिप्ट है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से स्क्रिप्ट को समझने की कोशिश की। एग्जैक्ट नंबर भी अलग अलग स्कॉलर्स डिफर करते हैं। 1982 में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं SR रॉ, वो बोलते हैं कि इंडस वाले स्क्रिप्ट में 62 साइंस है। 1994 में आस्को परपोला बोलते हैं 425 साइंस है ना। तो नंबर ऑफ साइंस कितने हैं इसको लेके भी अलग अलग एक्सपर्ट्स में कोई रिजेम्बलेंस नहीं बना हुआ है, एक कोहेरेंस नहीं बना हुआ। इसका मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है इंडस वैली को डिसाइफर कर पाना। द एब्सेंस ऑफ रोसेटा स्टोन लाइक रेफरेंस, है ना। रोसेटा स्टोन मतलब एक क्लू। और इजिप्ट का जो भी एंशिएंट स्क्रिप्ट था उसको डिसाइफर करने के लिए एक स्टोन मिल गया, स्टोन पे कार्विंग्स मिल गई,
वो कार्विन्स में क्लू मिल गया, है ना, कोई नोन लैंग्वेज के साथ में कंपैरिजन मिल गया। अब ये इंडस वैली का जो स्क्रिप्ट है बिल्कुल अननोन है, अगर किसी नोन लैंग्वेज फॉर एग्जांपल संस्कृत या किसी भी नोन लैंग्वेज के साथ में औखमिया अगर कंपैरिजन मिल पाता, कुछ ट्रांसलेशन शॉर्ट ऑफ मिल पाता, तो फिर क्या होता, इसको डिसाइफर करना आसान होता। तो ऐसा ही इजिप्टियन स्क्रिप्ट में पाया गया जिसका नाम क्या है, रोसेटा स्टोन, है ना, क्लू कुछ मिल पाना इजिप्टियन में ऐसा मिल पाया था। इजिप्ट में देखो ऊपर अलग है, नीचे अलग तरह का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये है रोसेटा स्टोन। जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप आराम से देख सकते हो, ऊपर वाला और नीचे वाले का कंपैरिजन समझ सकते हो। स्टेप्स टू डिसाइफर स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट को कैसे डिसाइफर करते हैं उसके लिए फैबियो ताम्बुरिनी ने आउटलाइन किया हुआ है स्क्रिप्ट का डिसाइफर करना। डिटरमाइन इफ द सिंबल्स फॉर्म अ राइटिंग सिस्टम, है ना, पहले तो सिंबल्स को एक राइटिंग सिस्टम के फॉर्म में डिसाइफर करना कि हो रहा है कि नहीं। सेगमेंट सिंबल्स इनटू इंडिविजुअल साइंस, इंडिविजुअल साइंस के टर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मिनिमल सेट ऑफ साइंस के रूप में कंसाइज करना, है ना, हर सिंबल को कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन कर देना। मैच सिंबल टू ए स्पेसिफिक लैंग्वेज, सिंबल्स को किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के साथ मैच करना। मतलब ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसको एक एक्सपर्ट ने बताया है, इटालियन फिलोलॉजिस्ट फैबियो ताम्बुरिनी ने, कि कैसे हम किसी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर सकते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि जो भी एक्सपर्ट होंगे उन लोगों ने ये सारा एक तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो किया होगा। क्या ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस याद रखना है, याद रखने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो किया होगा, उसके बाद भी इंडस को डिसाइफर नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि इंडस मल्टी लैंग्वेज में नहीं पाया गया है ना, बहुत सारे स्क्रिप्ट अलग लैंग्वेज में भी थोड़ा उनका मिक्सचर कॉम्बिनेशन रहता है तो वो इजी हो जाता है। जैसे इजिप्ट का इंडस मेसोपोटामिया, इंडस वैली से मेसोपोटामिया जो जगह है, जो ओल्ड मेसोपोटामिया, वहां पे ट्रेड वगैरह होता था। ट्रेड वगैरह होने के बाद भी दोनों लैंग्वेज में, दोनों अलग अलग स्क्रिप्ट्स में कोई मैचिंग तब भी नहीं मिला। तो ये सब कुछ अलग लैंग्वेज नहीं मिलना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही, जिसकी वजह से ये डिसाइफर नहीं हो पा रहा है ना। किस तरह का लैंग्वेज डिसाइफर नहीं हो पा रहा है कि एक लैंग्वेज अननोन हो बट स्क्रिप्ट पता है, स्क्रिप्ट पता है बट लैंग्वेज कुछ और ही लिखा हुआ है ना। ठीक है, मान लो देवनागरी स्क्रिप्ट है, देवनागरी में गाय को गाय बोलते हैं, ठीक है, बट गाय की जगह कुछ और ही लैंग्वेज यूज कर लो वहां पे, है ना, वहां पे ठीक है, पिता को कुछ बोल लो कि गाय है, या कुछ और लैंग्वेज यूज कर लो, टेबल, ठीक है, उसको गाय मान लो, तो वो डिसाइफर नहीं हो पाएगा। वैसे ही अगर लैंग्वेज नोन है, समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हो सकता है, बट किस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वही नहीं नोन है, तो भी डिसाइफर नहीं हो पाएगा, समझ में नहीं आएगा। बट इंडस में क्या है, स्क्रिप्ट भी समझ में नहीं आता, लैंग्वेज भी समझ में नहीं आता, दोनों ही समझ में नहीं आता। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। लिमिटेड एविडेंस है, कॉन्टेक्स्ट है ना, तो एनिमल्स वगैरह मिलते हैं बट ऊपर नीचे क्या लिखा हुआ है ये सारा समझ में नहीं आता। अब आगे आर्कियोलॉजिकल एफर्ट्स कैसे होगा, बहुत सारे डिसिप्लिन्स का कोलैबोरेशन चाहिए होगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन चाहिए होगा इन सबको डिसाइफर करने के लिए। टॉपिक 2, इनहांसिंग गवर्नेंस द डिजिटल वे। गवर्नेंस है ना, मतलब डिसीजन मेकिंग, एक कंट्री के अंदर डिसीजन मेकिंग कैसे किया जा रहा है उसको हम कैसे समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दिस एज अ गवर्नेंस। The article explores India's ongoing journey toward digital governance, which aims to improve public service delivery while equipping government employees with the skill needed. गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या स्किल चाहिए, वो स्किल को वापस री स्किलिंग करना, अप स्किलिंग करना, ये सब सारा चीज यहाँ पे आ जाता है। द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस का क्या नेचर है, मल्टी स्टेक होल्डर है ना, बहुत सारे स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट खुद है, पॉलिटिशियंस है, मिनिस्टर्स है ना, ऑफिसर्स है, उसके अलावा पीपल है, सिविल सोसाइटी है, सबका एंगेजमेंट होना पड़ता है, एनजीओ है। हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क क्या बोलता है, चाणक्य's गवर्नेंस प्रिंसिपल एंड द अर्थशास्त्र कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस मॉडर्न गवर्नेंस, एम्फेसाइजिंग स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड एथिकल लीडरशिप। ये सब कुछ, ये सारा डोमेन जो है ये मिला के किसमें आता है, गवर्नेंस में। लीडरशिप भी एथिकल होना चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज भी बननी चाहिए, मनरेगा जाना चाहिए कि नहीं, क्या फ्री भी जाना चाहिए, है ना, फ्री में क्या देना है, फ्री में क्या 2000 रुपए मंथली देना है सबको, फ्री में बस सर्विस देना है, फ्री में ट्रेन सर्विस देना है कि नहीं देना है, ये सारा डिसीजन मेकिंग जो है वो क्या है, गवर्नेंस है। तो अब डिजिटल इंटीग्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इंटीग्रेशन से क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है। जो गवर्नेंस
इंश्योर कर रहे हैं उनका अकाउंटेबिलिटी बढ़ता है, रिलायबिलिटी बढ़ता है ना, रिलायबिलिटी बढ़ता है, टाइम कम होता है, इफेक्टिवनेस बढ़ता है, लास्ट माइल डिलीवरी बढ़ता है। ये सारा फायदा होता है ई गवर्नेंस के साथ में। ई गवर्नेंस या हम क्या बोल सकते हैं, डिजिटल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस या डिजिटल गवर्नेंस। तो डिजिटल गवर्नेंस में कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग किया भी जा रहा है, खासकर गवर्नमेंट ऑफिसर्स का। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए 2020 में आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म बनाया गया। कर्मयोगी स्कीम किसके लिए था, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, आईएएस ऑफिसर्स के लिए, ऑफिसर्स के लिए, कि उनको वापस से री स्किल कराया जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए कि अगर बहुत पुराने ऑफिसर्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आदत नहीं है, एप्स यूज करने का नहीं है, वेबसाइट्स यूज करने का नहीं है, फास्ट काम करने का नहीं है, तो उसको आदत लगाया जाए। ऑफर पर्सनलाइज्ड लर्निंग पैथ्स इन डेटा एनालिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। इनकरेजेस कंटिन्यूअस स्किल एनहेंसमेंट, कंटिन्यूअस स्किल एनहेंस होता रहे। ई ऑफिस में डिजिटल वर्क फ्लो को डिजिटाइज कर दिया गया। रिड्यूसेस पेपर वर्क, इंप्रूव्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी बढ़ा दिया गया है। ऑटोमेट्स फाइल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड ग्रीवियांस रिड्रेस, फाइल मैनेजमेंट को ऑटोमेट कर दिया जाए, है ना, रादर देन कि एक आदमी आएगा, फाइल लेके जाएगा, फिर ले गया, नहीं आया, भूल गया, आदमी छुट्टी पे है तो क्या होगा, कौन मैसेज करके बुलाएगा, तो ये ऑटोमेटेड हो जाएगा तो डिले कम हो जाता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाता है ना। गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजें खरीदती है ना, गवर्नमेंट को ऑफिस में चेयर्स चाहिए, ऑफिस में सोफा चाहिए, कुछ चाहिए अगर, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, खरीदेगी। खरीदने को क्या बोलते हैं, प्रोक्योर करना। तो ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस करके। तो गवर्नमेंट जहां से सामान खरीद रही है वो भी क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, ये सारा कुछ किया जा चुका है ना। चैलेंजेस कहां आता है डिजिटल गवर्नमेंट में, रेजिस्टेंस टू चेंज, जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर कई बार नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ही नहीं पाते या एम्प्लॉइज नहीं कर पाते। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि स्विफ्ट एडाप्टेशन, स्विफ्ट मतलब फास्ट एडाप्टेशन नहीं हो पाता है। ट्रेनिंग को इंसेंटिवाइज कराना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म्स लाइक आई गॉट, कर्मयोगी, रिस्क बिकमिंग अटेंडेंस ट्रैकर विदाउट रियल आउटकम, है ना। तो सिर्फ अटेंडेंस ट्रैकर बनकर नहीं रह जाए, रियल आउटकम भी आना जरूरी है। रियल आउटकम कैसे आएगा, जब इंसेंटिवाइज किया जाए। सक्सेस शुड बी मेजर्ड बाय स्किल एप्लीकेशन एंड मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी। डिजिटल डिवाइड तो समझते ही हो, किसी के पास अच्छे लैपटॉप्स हैं, अच्छे मोबाइल हैं, किसी के पास नहीं है, किसी के पास अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी है, किसी ने घर पे वाईफाई कनेक्शन नहीं लिया है, तो हम क्या बोल देंगे, डिजिटल डिवाइड। साइबर सिक्योरिटी, प्राइवेसी का रिस्क तो है ही, और साथ साथ में ये ई गवर्नेंस या डिजिटल लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। हर दिन नया ऐप आ जाएगा, नया कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज आ जाएगा, और ये चीज इवॉल्विंग होता है, तो बार बार इसमें री लर्निंग की जरूरत पड़ते रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर रॉबस्ट चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम डायनेमिक चाहिए, साइबर सिक्योरिटी पे एम्फेसिस होना चाहिए, इनोवेशन को और ज्यादा प्रमोट करना है। यही है डिजिटल गवर्नेंस को और कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 3, द एंड ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी। ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी का एंड मतलब, देखो क्लाइमेट चेंज के बारे में हम हमेशा करते रहते हैं करंट अफेयर्स में, और क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा एक हम बोले कंपोनेंट तो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग किसके वजह से है, ग्रीन हाउस गैसेस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और बाकी गैसेस की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलता है, इंडस्ट्रीज से निकलता है, व्हीकल से निकलता है। तो जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, जो पहले इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गए, है ना, 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, उन्होंने बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया, जिसके वजह से हर कंट्री को, भले डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, अनडेवलप्ड है, सबको उस क्लाइमेट चेंज का जो रेपरकशन है वो झेलना पड़ता है। तो जब क्लाइमेट चेंज की बात स्टार्ट हुई, तो ये बात स्टार्ट हुआ कि देखो क्लाइमेट चेंज से तो हर कंट्री को मिलकर लड़ना है, बट सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं होगा कि डेवलप्ड कंट्री को उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा जितना डेवलपिंग कंट्री को। डेवलपिंग कंट्री को डेवलप करने का मौका मिलना चाहिए। डेवलप्ड कंट्री फाइनेंस करेगी क्योंकि पैसे भी ज्यादा है, और आपने कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करके ग्लोबल वार्मिंग करा के डेवलप किए हो, तो उसको कंपनसेट भी करना है। तो ये बातें चली आ रही थी, बट क्या वही बात अभी भी है, ऐसा नहीं है। बाकू में अभी रिसेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, जहां UNFCCC का, इट इंडेड द ट्रेडिशनल डिवाइड बिटवीन डोनर्स। डोनर्स कौन होगा पैसे का, डेवलप्ड कंट्री, एंड रिसिपिएंट कौन होगा, डेवलपिंग कंट्री। तो एक तरह से ये ट्रेडिशनल डिवाइड खत्म हो गया। प्रपोज द क्रिएशन ऑफ एन ऑल्टरनेटिव ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फोरम। उसने प्रपोज किया कि एक ऑल्टरनेटिव ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फोरम बनना चाहिए। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट तो आपको मैंने समझा दिया
है ना। थ्योरी और प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस आ रहा है? थ्योरी ये है कि डेवलप्ड कंट्री पैसे दे, प्रैक्टिस में वो बोल रहे हैं कि पैसे हम देंगे लेकिन 2035 तक देते रहेंगे, है ना। 2035 इंडिया उसको बोलता है कि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है ना, कि दूर दिख रहा है कि पानी है बट पानी है ही नहीं, मिराज जैसे पढ़ते हो ना, रेगिस्तान में चले जाओ, दूर देखो तो क्या लगेगा? पानी लगेगा, बट पानी होगा ही नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इल्यूजन। तो वही दूर देख के लग रहा है कि पैसे देंगे ये लोग डेवलप्ड कंट्रीज, बट दे ही नहीं रहे, क्योंकि इसकी बात बहुत सालों से चल रही है। टू कन्फ्लिक्टिंग वर्ल्ड व्यूज। G7 मतलब डेवलप्ड कंट्री जो है वो G7 ग्रुप बनाती हैं, वो क्या बोल रहे हैं? फोकस्ड ऑन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिडक्शन, कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है उसको रिड्यूस किया जाए। ग्लोबल साउथ, साउथ मतलब डेवलप्ड कंट्रीज क्या बोल, सॉरी डेवलपिंग कंट्रीज क्या बोल रही हैं? ग्लोबल साउथ में कौन आता है? डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया, एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज। सेंटर्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनको डेवलपमेंट चाहिए, इनको एनर्जी का ट्रांजिशन करना है, कोल से रिन्यूएबल होना है, ठीक है, इनको लाइफस्टाइल चेंज करना है। तो ग्लोबल साउथ का ये पर्सपेक्टिव है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो कम करो बट ये चीजें जरूरी है। G7 बोलता है हम लोगों को, ग्लोबल साउथ को, है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड मत एमिट करो। हम बोलते हैं कि करना पड़ रहा है, मजबूरी है, हम यहां से रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिशन करेंगे, पैसे दो, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी भी है, तुम्हारे पास पैसे भी है, वो चीज नहीं हो पा रही। चैलेंज क्या आ रहा है? अर्बनाइजेशन ड्रिवन बाय G7 रिसोर्स इंटेंसिव लाइफस्टाइल। G7 कंट्रीज में भयंकर अर्बनाइजेशन है, एक आदमी बहुत ज्यादा रिसोर्स को यूज करता है, वेस्ट करता है, ऐसा बोल सकते हैं। G7 नेशन हिस्टोरिकली कंज्यूम्ड डिसप्रोपोर्शनेट रिसोर्सेज, 75% ऑफ ग्लोबल रिसोर्स, कब तक? 1950 तक। By 2050 G7 will account for 25% of emissions with only 10% of the population। 2050 तक G7 का इमिशन का शेयर कम हो जाएगा। तो ये सब इनइक्विटीज हैं। G7 कंट्रीज में कौन आती है कंट्रीज? ये देख लो, सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। तो लड़ाई सिर्फ G7 से नहीं है, और भी कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड है। कॉल फॉर न्यू सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल, जस्टिस मस्ट बी एट द कोर ऑफ सस्टेनेबिलिटी। India should adopt strategic framework akin to the US to establish new interlinked voluntary agreements for shared prosperity, है ना। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। ग्लोबल गवर्नेंस फोरम, जैसे G7 है डेवलप्ड कंट्री के लिए, इंडिया ने, चाइना ने, रशिया ने एक ऑल्टरनेटिव फोरम क्या बना लिया? ब्रिक्स बना लिया, कि हम G7 को कैसे काउंटर करेंगे? ब्रिक्स से। ब्रिक्स बहुत पहले बन गया, 2001 के आसपास बन गया, और 2006 में क्या हो गया? फॉर्मलाइज हो गया, ठीक है। 1 में उसकी बातें चलनी स्टार्ट हुई, इनफैक्ट बना नहीं, 6 में फॉर्मलाइज होने लगा। और भी कंट्रीज इसमें रिसेंटली, बहुत सारी कंट्रीज ब्रिक्स में ऐड हुई हैं, है ना। मैंने प्री सिक्योर में क्वेश्चन कराया था कि ब्रिक्स में कौन सी कंट्रीज ऐड हुई हैं, आप बताइए। तो यूएन का क्लाइमेट नेगोशिएशन क्या हो रहा है? रिवाइज हो रहा है। एलोकेट $300 बिलियन इन ग्रांट्स टू स्मॉल आइलैंड स्टेट एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। $300 बिलियन ग्रांट मिलेगा स्मॉल आइलैंड स्टेट, क्योंकि पानी वो डूबने का घर पे है ना, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को भी। तो ये सारी बातें हैं। इंटरनेशनल फोरा को रीथिंक करने की जरूरत है, एक नया मल्टीलैटरल ऑर्डर लाने की जरूरत है जहां पे ये क्लाइमेट नेगोशिएशंस हो सके। लास्ट टॉपिक आसान है ना। तो ये मेटा न्यूमो वायरस है, ठीक है। इसके सिम्टम्स वही वाले हैं कोविड वाले, ठीक है। नॉर्मल वायरस का जो सिम्टम होता है कि वायरल इन्फेक्शन हो गया, जुकाम हो गया, सर्दी हो गया, छींक आने लगा, खांसी आने लगा, बुखार हो गया, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स इसके हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी वायरस है, चाइना में अभी देखने को मिल रहा है, बहुत पुराने पहले इसको आइडेंटिफाई कर लिया गया था। न्यूमोविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। न्यूमोविरिडे फैमिली में एक आरएसबी वायरस भी आता है, मीजल्स भी आता है और मम्प्स भी आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है। ये सब एक ही फैमिली से आने वाले वायरस हैं। रेस्पिरेटरी में लंग्स, अपर लंग्स, लोअर लंग्स दोनों को अफेक्ट करने का कैपेबिलिटी रखता है ये वायरस। चिल्ड्रन को, एल्डरली को, खराब इम्यून सिस्टम वाले को इंपैक्ट ज्यादा करेगा, ठीक है। सिम्टम्स कॉमन ही है जो आप देख पा रहे हो। 3 से 6 दिन लग जाता है सिम्टम आने के लिए, जिसको हम इनक्यूबेशन पीरियड बोल देते हैं। तो स्प्रेड होता है बिल्कुल जैसे कि कोविड स्प्रेड होता था कांटेक्ट से, छींक से, एयर से, तो वैसे ही ये भी स्प्रेड होता है। ट्रीटमेंट क्या है वायरस का? इस वायरस का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, ठीक है। तो सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए मेडिसिन दिया जाता है। वायरस का एकदम से कोई इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है, ठीक है। वो हैंड को वॉश करते रहें, क्लोज कॉन्टैक्ट, मास्क वास्क लगाना, यही सारा प्रिवेंटिव मेजर है जो कोविड के टाइम पे था।
इंडिया का रेस्पॉन्स क्या है? द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ऑफ इंडिया इज क्लोजली मॉनिटरिंग रेस्पिरेटरी एंड सीजनल इन्फ्लुएंजा केसेस। तो मॉनिटर हो रहा है, इंडिया में भी केसेस मिल रहे हैं, कुछ केसेस इंडिया में भी मिले। 2 इन्फेंट्स फ्रॉम कर्नाटका, 1 इन अहमदाबाद, 2 चिल्ड्रन इन चेन्नई। तो ये केसेस कंफर्म केसेस मिल चुके हैं। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ये कह रही है कोई घबराने की बात नहीं है, पुराना वायरस है, नोन वायरस है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को पहले हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जानते थे, ये आपको हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये इसके बारे में, ये जो बॉडीज है ना, इनके बारे में भी डायरेक्टली यूपीएससी ने खूब क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आपको ये बॉडीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इसलिए मैं साइड में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ठीक है, तो ये रहा आज का डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।